वैशाली जिले के एक छोटे से गांव में रतनलाल अपनी पत्नी और अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। रतनलाल का एक छोटा सा सब्जी का व्यापार था। वो अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी रचना उससे कहती है, सुनिए जी, अब से ना आप शाम को जल्दी घर आ जाया करिएगा, क्योंकि ठंड भी काफी बढ़ गई है और आप तो जानते ही हैं जिस रास्ते से आप आते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अब से मैं जल्दी घर आ जाया करूँगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लिए खाना का डब्बा पैक करो, तब तक मैं खेत जाकर कुछ सब्जियां तोड़ कर आता हूँ। रतनलाल खेत पर सब्जी तोड़ने चला जाता है। तभी जब रतनलाल सब्जी तोड़ रहा होता है, उसे अचानक से एक जहरीला सांप डस लेता है और उसका जहर उसके शरीर में फैल जाता है। जब ये बात रचना को पता चलती है तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक रतनलाल इस दुनिया से जा चुका होता है। रतनलाल की दुनिया से जाते ही रचना का तो पूरा संसार ही उजड़ जाता है। उसकी दोनों बेटियां भी अभी काफी छोटी ही होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब हम माँ बेटी का क्या होगा? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए जी? हे भगवान। रचना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी रचना की नजर घर में रखे पुराने सिलाई मशीन पर जाती है। ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी बेटियों के लिए जीना होगा और उसका जीवन सुधारने के लिए काम करना होगा। ये सिलाई मशीन मुझे मेरी माँ ने दिया था, पर घर और बेटियों को संभालने में मुझे इसे चलाने का वक्त ही नहीं मिला और इनके रहते मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अब मुझे अपनी बेटियों के लिए काम करना होगा। ये सोचकर रचना सिलाई मशीन को साफ करके उस पर सिलाई करने बैठती है, लेकिन वो मशीन काफी दिन से बंद होने की वजह से खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये मशीन तो चल ही नहीं रही। तभी उधर से रचना की दोनों बेटियां आती है और बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाने के लिए लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। रचना अपने दोनों बेटी को खाना दे देती है और खुद भी खाने के लिए बैठती है। तभी उसके दरवाजे पर किसी बुढ़िया की आवाज आती है, बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। तुम मेरी मदद करोगी तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। इस बुढ़िया ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आइए आइए अम्मा, अंदर आ जाइए, ये लीजिए अम्मा, खाना खा लीजिए। इतना बोलकर रचना अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अरे वाह बेटी, काफी दिनों बाद पेट भरकर खाने को मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटी, क्या मुझे और रोटी मिल सकती है? रचना कुछ बोल पाती तभी उसकी दोनों बेटी अपना अपना थाली का प्लेट उठाकर अम्मा को दे देती है। ये लीजिए अम्मा, आप ये खाना भी खा लीजिए। हाँ अम्मा, मेरा खाना भी खा लीजिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारी बेटी के। लाओ लाओ जल्दी दो। लेकिन बेटा ये बताओ, मैं ये खाना खा लूंगी, फिर आप लोग क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, हम शाम को खा लेंगे। वैसे भी आप 2 दिनों से भूखी हैं और इस वक्त आप हमारे घर के मेहमान हैं और माँ कहती है मेहमान को कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खाना खा लेती है और रचना से कहती है, रचना बेटी, तुम बहुत ही प्यारी हो और तुम्हारी बेटियां बहुत संस्कारी है। भगवान तुम्हें खूब खुशियाँ दे। कैसी खुशियाँ अम्मा? भगवान ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रचना अपने बारे में सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन विधि के उस विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा है वो होकर रहता है। पर बेटी, मैं तेरे लिए इतना जरूर कर सकती हूँ। ये ले, ये जादुई जल है। इस जल को तुम अपने पुराने सिलाई मशीन पर छिड़क देना, जिससे तुम्हारा ये पुराना सिलाई मशीन जादुई हो जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रचना को उस बूढ़ी अम्मा की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उनके कहे अनुसार जादुई सिलाई मशीन पर वो पानी छिड़क देती है। उसके बाद वो अपनी बेटियों से बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, वरना मैं तुम लोगों के लिए फिर से खाना बना देती। काश घर में कुछ दिन का राशन और होता।
रचना जैसे ही ये बोलती है वैसे ही उसके घर में राशन अपने आप आ जाता है। अरे ये क्या, ये यहाँ पर राशन कहाँ से आ गया? कहीं अम्मा की कही हुई बात सच तो नहीं हो गई? हे जादुई सिलाई मशीन, मेरी बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना दे दीजिए। तभी वहाँ पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ये देखकर रचना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सिलाई मशीन, लेकिन अब मैं आपके जादू से और कुछ नहीं मांगूंगी। अब मैं इस सिलाई मशीन से सिलाई करके अपने मेहनत से पैसे कमाऊंगी। बस मुझे इस लायक बना कर रखना। रचना के इतना कहते ही अपने आप ही अगले दिन उसके घर के आगे सिलाई वाले कस्टमर की लाइन लग जाती है और गांव के सभी लोग रचना से ही अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं। जादुई सिलाई मशीन की एक खासियत थी, उसकी सिलाई और फिटिंग बहुत ही कमाल की होती थी। और तो और रचना अपनी सिलाई का लोगों से बहुत ही चंद पैसे लिया करती थी, जिससे हर कोई उसी से कपड़े सिलाने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। तभी जब ये बात उस गांव की बुटीक वाली कुसुम को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। जब से ये 2 कौड़ी की विधवा कपड़े सिलने स्टार्ट की है तब से तो मेरे काम का धंधा ही बैठ गया है। मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो रचना के घर जाती है। क्यों री रचना की बच्ची, आखिर तूने गांव वालों पर ऐसा कौन सा जादू बिखेरा है कि हर कोई तुझसे ही सिलाई करा रहा है? कहीं तू सिलाई के साथ साथ कुछ और काम तो नहीं कर रही? जुबान संभाल कर बात करो कुसुम, ये इज्जतदार लोगों का घर है। अरे जा, मैं सब समझती हूँ तेरी सच्चाई। जब पति था तब तो तुझे दाल रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसा था तो पहले क्यों नहीं सिलाई कर रही थी? मैं तुझ जैसी औरत को इस गांव में नहीं रहने दूंगी और गांव वालों को भी बताऊंगी कि तू कैसी औरत है। इतना बोलकर कुसुम रचना का सिलाई मशीन उठाकर पटक कर तोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी? रचना बैठकर रो रही होती है। तभी जादुई सिलाई मशीन में से आवाज आती है। रोना बंद करो रचना। रचना, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही नेक और समझदार लड़की हो। अगर तुम चाहती तो बिना सिलाई किए भी मेरी जादू से खूब सारे पैसे कमा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें ये जाते जाते अपना ये जादुई अनोखा लहंगा देकर जा रहा हूँ। ये जादुई अनोखा लहंगा लेकर तुम यहाँ से दूर अपनी बेटी को लेकर शहर चली जाओ और वहाँ जाकर जादुई लहंगा से खूब सारे लहंगा मांगकर अपना लहंगे का दुकान खोलो और वहीं रहकर अपनी बेटियों की पढ़ाई भी कराओ और ये अनोखा लहंगा हमेशा तुम्हारे साथ देगा।